मेरी शादी को 1.5 साल हो गया था। मेरा मियाँ बहुत मोहब्बत करने वाला था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं पूरे घर में अकेली रहती थी। एक दिन मेरी छोटी बहन राबिया का फोन आया। कहने लगी, बाजी मेरी 8 जमातें हो चुकी हैं, अब मैट्रिक तो शहर में करना पड़ेगी। जो वो कहना चाहती थी मैं पूरी तरह से समझ गई थी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे शहर आ जाओ। चंद दिन बाद ही राबिया मेरे घर कराची में आ गई। मेरे मियाँ हसन को भी इस बात पर एतराज नहीं था। मैं राबिया के अपने पास आ जाने पर बहुत खुश थी। वो स्कूल से आकर मुझसे बातें करती, घर के काम में मेरा हाथ भी बटा देती थी। इसके आने से मैं बहुत खुश हो गई थी। एक दिन मेरी आंख खुली तो मेरा मियाँ कमरे में नहीं था। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मुझे रसोई से बाहर राबिया के कराने की आवाजें आ रही थी। मैं रसोई में आई तो राबिया के साथ अपने मियाँ हसन को देखकर हैरान हुई। वो आपस में कुछ धीमे लहजे में बातें कर रहे थे। मुझे देखकर राबिया मेरे पास आई। कहने लगी वो अपने लिए जूस बना रही थी तो हसन भी जूस बनाने में मेरी मदद करने लगे थे। इधर जब मैंने मियाँ को देखा तो बोले, राबिया आखिर मेरी साली है, अगर कुछ वक्त इसके साथ गुजार भी लूं तो इसमें कौन सा हर्ज है। मेरे मियाँ किस किस्म का वक्त गुजारने की बात कर रहा था, उसने तो मुझे वहम में डाल दिया था, क्योंकि उभरती जवान लड़की के साथ इसका रसोई में अकेला होना मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। लेकिन ये पहली बार था, इसलिए मैंने कुछ खास रौला ना डाला। मैं अक्सर रात के वक्त दूध पीकर सोती थी, लेकिन अब जब भी मैं रात के वक्त राबिया मुझे दूध का गिलास देती तो उसे पीते ही मुझे ऐसी नींद लगती कि मेरा होश भी ठिकाने ना रहता। ना जाने क्यों मुझे राबिया की हरकतें कुछ मशकूक सी लगने लगी। दोपहर को मैं इसके रूम में गई तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर इसकी बातें सुनने लगी। वो किसी से कह रही थी, अगर समिया बाजी को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी और हम कब तक ये सब छुप छुप कर करते रहेंगे। सब कुछ सुनकर मैं वापस पलटकर अपने कमरे में आ गई। आज मैंने रात को दूध नहीं पिया था। रात को मैं गहरी नींद सोने का नाटक करने लगी। रात के पिछले पहर हसन कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद मैं भी कमरे से बाहर निकली। हल्की हल्की कराने और बातों की आवाजें राबिया के कमरे से आने लगी। मैंने जब इसके कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि सामने राबिया बिना दुपट्टे के खड़ी थी और हसन इसके पास थे। हसन ने जैसे ही मुझे देखा तो मेरे पास आ गए। कहने लगे, तुझे राबिया को यहाँ बुलाने का तो बहुत शौक था, अगर वो आ ही गई है तो उसका ख्याल भी तो रखा करो। तुम तो शायद बेहोशी की नींद सोती हो। मैं कमरे से बाहर आया तो राबिया के चलाने की आवाज सुनकर उसके कमरे में दौड़ता आया। उसके कमरे में चूहा घुस गया था, जिसकी वजह से ये चला रही थी, लेकिन अब बहुत बेहतर महसूस करने लगी है। मैंने राबिया को अपने साथ लगा लिया। वो मेरे साथ हुई तो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने बहुत उससे चुप करवाया, लेकिन वो तो यूं रो रही थी जैसे वो किसी बड़ी अजियत से गुजरी हो। मैं समझ गई कि लाजमी मेरे आने से पहले कुछ ऐसा हुआ था जिस पर राबिया यूं रोने लगी थी। मैं राबिया को अपने कमरे में ले गई। वो रात पर वक्फे वक्फे से कराती रही, जैसे वो किसी वजह से परेशान हो। 2 दिन में मैं उसे अपने साथ ही सुलाया, लेकिन वो चेहरे से मुझे बीमार बीमार सी लगने लगी थी। मज्जी समिया मुझे हमारे गांव वापस भेज दें। मैंने कहा, तुम यहाँ 10 क्लासें करने के लिए आई हो, अभी बाकी तालीम मुकम्मल तो कर लो। मेरी बात पर वो अफसरदा सी हो गई। कहने लगी, बाजी मुझे आपका घर रास नहीं आया, अब यहाँ पर मेरा दिल नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ना चाहती। मैंने कहा, ठीक है। रात को मैंने हसन से कहा कि राबिया वापस जाना चाहती है। वो कहने लगा कि क्यों, अभी तो उसने बहुत कुछ करना है, इधर रहकर मतलब पढ़ाई वगैरह।
मैं उनका जवाब का मतलब पूरी तरह समझ ना पाई। मैंने कहा, बेचारी पहले तो ठीक थी, लेकिन पता नहीं अब उसने यहाँ दिल क्यों नहीं लगता। वो कुछ बीमार सी रहने लगी है। वो मुझसे कहने लगे, फिर मैं इसे किसी अच्छे हकीम को चेक करवा देता हूँ, तुम इसे वापस ना भेजो। अगले रोज मैंने राबिया को हसन के साथ हकीम के पास भेज दिया। वो सुबह के गए हुए सारा दिन के बाद वापस लौटे थे। राबिया पहले की निस्बत ज्यादा खिली हुई थी और इसका लिबास भी बदला हुआ था। हसन मुझसे कहने लगे, तुम्हें तो अपनी बहन का जरा ख्याल नहीं। हकीम साहब कह रहे थे, जवान लड़की है, इसको खुश रखा करो। राबिया मुझसे कहने लगी, समिया बाजी, जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने इतना ज्यादा खुश किया। मैंने बहुत कुछ खरीदा है। राबिया की हालत और ये शॉपिंग, ना जाने क्यों मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। खैर रात हुई तो हसन भी बहुत खुश मालूम हो रहा था। मैं इन दोनों को लेकर बहुत परेशान थी। सुबह उठते ही मैंने राबिया से कहा, मैं कल ही तुम्हारी टिकट करवा देती हूँ, तुम वापस गांव चली जाओ तो बेहतर है। लेकिन उसने हसन के सामने ही साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं बाजी, अभी मेरे पेपर होने में कुछ अरसा बाकी है, मैं इम्तिहान देकर ही वापस जाऊंगी। मैंने कहा, राबिया, तुम्हारा तो यहाँ दिल नहीं लगता, ऊपर से तुम कमजोर भी होती जा रही हो, क्या फायदा इधर रहने का। ना जाने क्यों, लेकिन मैं चाहती थी कि राबिया वापस गांव चली जाए। लेकिन हसन ने मुझसे कहा कि जब वो कह रही है उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, तो तुम क्यों उसे वापस भेजना चाहती हो। मैं चुप तो हो गई, लेकिन मेरे दिल को एक पल चैन नहीं था। हसन कमरे से 1 मिनट के लिए भी बाहर जाते तो मैं उठकर उनके पीछे बाहर चली जाती। जब पता चल जाए, बार बार रात को उठकर राबिया का कमरा खोलकर ऐसे सोते हुए देखती। ना जाने ये कैसी उलझन सी थी। सुबह काम पर जाने से पहले हसन राबिया से कहने लगे, राबिया, आज के बाद तुम्हें स्कूल में छोड़ दिया करूंगा। राबिया भी फौरन मान गई। वो हसन के साथ स्कूल जाती और हसन ही उसे वापस घर छोड़ते। लेकिन हैरत की बात ये थी कि घर आते ही राबिया अपने कमरे में जाती और दरवाजा बंद कर लेती। अगले दिन मैंने हसन के दफ्तर कॉल की कि मुझे उनसे बात करनी है, तो जवाब मिला कि हसन साहब काम पे नहीं गए। मैं रोने लगी थी। मैंने ठान लिया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने सबसे पहले राबिया से बात की। वो कहने लगी, तुम स्कूल से बाहर कहाँ जाती हो। वो कहने लगी कि कहीं भी नहीं। मैंने उसे गुस्से से कहा कि मुझे सच सच बता दो, तुम्हारे और हसन के बीच क्या चल रहा है। वो रोने लगी। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहती, बाहर के दरवाजे जोर जोर से बजने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो हसन बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुआ और मुझे कमरे में ले जाकर कहने लगा, तुम होती कौन हो मेरे बारे में कुछ पूछने वाली। मैंने कहा, हसन, आप दफ्तर के बहाने कहाँ जाते हो। वो कहने लगे, जहाँ मर्जी जाऊं। मैंने कहा, ठीक है, जो जी में करे। कल मैं राबिया को वापस गांव भेज रही हूँ, अब वो यहाँ नहीं रहेगी। एकदम से उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए और बोले, बहुत शौक है तुम्हें सच जानने का, तो सुन लो, मैं राबिया से शादी करना चाहता हूँ और उसके साथ वक्त पहले से ही गुजार चुका हूँ। हसन ने मुझसे साफ कह दिया था कि वो और राबिया एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं और वो इसी हफ्ते शादी कर लेंगे। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। मेरी मुंह बोली बहन राबिया ने मेरा ही घर उजाड़ दिया था। पूरी रात मैं रोती रही। सुबह जब मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो राबिया मेरे कमरे में दाखिल हुई और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, बहुत अच्छा सिला दिया तुमने मुझे। तो वो बोली, समिया बाजी, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी मेरे साथ हुआ सब कुछ मेरे बहनोई का किया धरा है। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। कहने लगी, मेरा कोई कसूर नहीं है बाजी, मैं तो खुद पिछले कई दिनों से एक नाकाबिले बर्दाश्त अजियत को बर्दाश्त कर रही हूँ। वो कहने लगी, समिया बाजी, जब मैं यहाँ आई थी तो हसन मुझे अजीब नजरों से देखता था। फिर मुझे ये लगने लगा कि वो मेरे कमरे में रात के वक्त दरवाजा खोलकर अंदर भी झांकता है। एक बार मैं रसोई में अपने लिए चाय बना रही थी कि हसन ने मुझे अजीब तरह से छेड़ा, फिर बात हंसी में डाल दी।
मैंने भी इस बात को मजाक ही समझा, लेकिन फिर वो रसोई में आए और कहने लगे, तुम्हें अपनी बाजी का जरा भी ख्याल नहीं है, वो कितनी कमजोर होती जा रही है। ये कैप्सूल ताकत का है, रोज तुम इस दूध में डालकर उसे पिला दिया करो, लेकिन उसे मत बताना मैं आपको वो कैप्सूल दूध में डालकर पिलाने लगी। फिर मुझे एक दिन लगा मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हुआ है, किसी ने कुंडी लगाई है। जब मेरी आंख खुली तो हसन साहब सामने खड़े थे। मैंने फौरन से दुपट्टा खुद पर ओढ़ लिया, लेकिन वो मुझे देखते ही कहने लगा, मुझसे इतना क्यों घबरा रही हो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम भी तो मेरी साली हो। और वैसे भी ये मशहूर कहावत है कि साली आधे घर वाली होती है। इनकी बात सुनकर मैं चारपाई से खड़ी हो गई और मैंने कहा, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हैं? तो वो कहने लगे, रात इस वक्त कोई किसी लड़की के कमरे में क्यों आ सकता है? मुझे उनसे खौफ महसूस होने लगा। मैं कमरे की दरवाजे की तरफ भागी ताकि कमरे से बाहर निकल सकूं, लेकिन वो मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर फेंक चुके थे। मैंने आपको बहुत आवाजें दी, लेकिन आप सो चुकी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, मैं फौरन अपनी इज्जत खो चुकी थी। कुछ देर में वो मेरे कमरे से जा चुके थे और मुझे ये धमकी भी दी कि अगर मैंने किसी को भी कुछ बताया तो वो आपको तलाक दे देंगे और वो मुझे भी जान से मार डालेंगे। मेरा सब कुछ तो लुट गया था, मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरा जी चाहा मैं खुद को खत्म कर लूं या इस शख्स को ही मार डालूं जिसने मेरी ये हालत की थी। मैंने बहुत बार कोशिश की कि आपको सच्चाई बता दूं, लेकिन उनकी घूरती हुई नजरें मुझे अंदर से हिला देती थी। वो रोज मुझे दूध में एक कैप्सूल डालकर देते और कहते, जाकर ये अपनी बहन को पिला कर आओ ताकि आप उठ ना सकें। इस तरह वो रोज मेरी इज्जत को पामाल करता और मैं बेबसी से आंसू बहाती रहती। एक बार मुझे फोन पर कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत लिबास लाऊंगा और वो तुम रात को पहन लिया करना। मैंने कहा कि समिया बाजी को पता चलेगा तो फिर वो कहने लगे, उसे खबर नहीं होगी। मैंने उनसे बचने के बहाने ढूंढती थी। मैं बहुत रोती थी, वो मुझे हर वक्त धमकाते रहते थे, हरासा करते थे, कहते थे कि तुम्हारी माँ बीमार रहती है, अगर तुमने किसी के सामने जरा सा भी मुंह खोला तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। तुम्हारी बूढ़ी अम्मा सुनकर ही मर जाएगी और जब हर कोई तुम्हारी हकीकत जान लेगा तो तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मुझे तो और भी बहुत मिल जाएंगी। एक बार वो रसोई को लॉक करना भूल गया था तो अचानक से आप कमरे में आ गई थी तो उन्होंने चूहे का बहाना बना दिया। उसकी ज्यादती बर्दाश्त करते करते मैं थक चुकी थी, इसलिए आपके साथ लगकर रोने लगी। मैंने उसी लिए आपसे कहा कि मुझे घर वापस भेज दें। आपने मुझे उनके साथ हकीम के पास भेज दिया। वो मुझे किसी हकीम के पास नहीं लेकर गए थे, मुझे होटल ले गए थे और कहने लगे, मुस्कुराती हुई घर में जाना और खुशी दिखाना, वरना तुम्हारी बहन बर्बाद हो जाएगी। वो कहने लगी, उन्होंने ही उसे कहा था कि वो गांव जाने से इनकार कर दे। फिर उसे स्कूल के बहाने उस खास होटल में ले जाने लगे, क्योंकि घर पर आप इनका ध्यान रखने लगी थी। उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी, ना ही नशे वाला दूध पीती थी। और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। बाजी, आप मुझे बताएं, मेरा क्या कसूर है? आपका घर बचाने के लिए मुझे रोज एक कड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ता था। मुझे इनसे शादी नहीं करनी। बाजी, मुझे प्लीज इस दरिंदे से बचा लें। ये कहकर वो रोने लगी और उसके साथ लगकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी। मैं अब सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है। मैंने शादी का जोड़ा खुद पहन लिया और अपनी बहन राबिया को अपने कमरे में लॉक कर दिया। उससे कहा कि तुम चादर ऊपर ओढ़कर यूं लेटना जैसे सो रही हो। फिर मैं घूंघट निकालकर अपनी बहन राबिया के कमरे में बैठ गई। पहले मेरा मियाँ मेरे कमरे में गया। वो समझा कि मैं सो रही हूँ, इसलिए मेरे पास मुझे राबिया समझकर आ गया। कहने लगा कि आज हमारा निकाह हो जाएगा, फिर तुम्हें मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। ये कहकर वो बाहर चला गया। मेरा फिर से उससे निकाह हुआ।
जब वो कमरे में आया मैं घूंघट निकाले बैठी थी। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया मैंने तेज धार वाली छुरी से उस पर वार कर दिया। मैंने इतनी ज़रब लगाई कि वो वक्ती तौर पर दुनिया छोड़ गया। मैं कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। मैंने इंसान के रूप में छुपे दरिंदे को मार डाला था। मैंने अपना कमरा खोला। राबिया मुझे देखकर डर गई। मेरे हाथ और चेहरे खून से भरे हुए थे। राबिया मुझे देखकर रोने लगी। फिर मैंने नहाकर कपड़े बदले, अपने खून से भरे हुए कपड़ों को फेंक दिया और पुलिस को कॉल करके घर बुलाया और झूठ मूठ की कहानी सुना दी। उसके बाद हम दोनों बहनें अपने गांव वालिदैन के पास रहने लगी। मेरी बहन अपने घर में बहुत खुश थी। इसे खुश देखकर मैं भी बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगी।